हेलो, जय हिंद। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? आज बहुत खुशी की बात है कि आज सीबीएसई ने बोर्ड्स रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जो अपने स्कूल के भी हैं और पूरे देश के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी सब्जेक्ट के अंदर उनकी ग्रोथ रेट देखने को मिली है। उनको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा प्यार उनको। उन्होंने साल भर बहुत मेहनत किया था इस दिन को पाने के लिए, इस समय को देखने के लिए, इतना अच्छा नंबर देखने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। आज उनको बहुत संतुष्टि मिल रही होगी। और वैसे भी बच्चों को मेरी बहुत सहानुभूति है जिन्होंने मेहनत तो खूब किया था, पढ़ाई में पता नहीं लेकिन कहीं भी तो किया था। आज उन्हें असंतोष हो रहा होगा अपनी स्थिति को देख करके, अपने सिचुएशन को देख करके, लेकिन मैं उन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, एग्जाम को फेस किया और आज वो इस स्थिति पे खड़े हैं कि अपने एग्जाम को देख पा रहे हैं। पास होना, फेल होना वो अलग अलग बातें हैं। पास होने पर आपको बधाइयां मिलती हैं, शुभकामनाएं मिलती हैं, और फेल होने पर आपको बहुत सारा वो क्या बोलते हैं, कंसोल मिलता है। आपको बहुत सारे लोग आपको समझाते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये बहुत ही टफ टाइम होता है उन बच्चों के लिए कि अपने फेलियर को वो फेस करते हैं इतने कम उम्र में। मैं उनके साथ अपनी पूरी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात में बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा फेल किया है या उसको कम मार्क्स मिले हैं तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वो बच्चा खुद है। क्योंकि साल भर शिक्षक उसे समझाता रहता है, बताता रहता है कि भैया पढ़ाई कर लो, ध्यान लगा लो, थोड़ी मेहनत कर लो, लेकिन नहीं, उन्हें जब करना है तो अपनी ही करनी है। और उन्हें ऐसा लगता है कि टीचर से तो ज्यादा वो खुद ही जानने लगे हैं। अर्थात मैं कुछ नहीं कह रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग पॉलिटी के अंदर आज 10th क्लास की फेडरलिज्म को खत्म करने में हम चौथी क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं। पिछले 3 वीडियोस के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा। हमने आखिरी टाइम पे यानी कल की वीडियो में जो बातें बताई उसमें मुख्य रूप से मैंने बताया था आर्टिकल 371 के बारे में, कि आर्टिकल 371 के बारे में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे स्टेट है जिन स्टेट को हमारा इंडिया जो है वो इक्वल पावर नहीं देता है, थोड़ा स्पेशल ट्रीट करता है। उनको उनके सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने की पूरी फ्रीडम होती है, साथ ही साथ उनको फ्रीडम होती है हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो हाँ, मैं बता रहा था कि आर्टिकल 371 में ये जो टास्क है, टास्क की बात कर रहा था। टास्क की बात ये है कि आज आप सभी को एक काम करना है। आप सभी को, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और बताना है कि आर्टिकल 371 के थ्रू किन किन स्टेट को स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। जो मैंने कल डिस्कस किया था, 3-4 स्टेट के नाम बताए थे, उन 3-4 स्टेट के टास्क के फॉर्म में आपको कमेंट में बताना है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम सब पढ़ भी रहे हो कि सिर्फ ऐसी हवाबाजी कर रहे हो। तो आर्टिकल 371 की डिस्कशन कर ली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, यानी फेडरलिज्म को इंडिया में प्रैक्टिस कैसे करा जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, कहानी ऐसी है कि 1947 में, यानी इन द टर्म ऑफ 1947, जिस वक्त इंडिया जो है अपने इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर रहा था, यानी पहली बार हमारा इंडिया जो है बहुत लंबे टाइम तक के स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश एम्पायर से अपने आप को अलग करा पाया था। इस ब्रिटिश एम्पायर के रेगुलेशन के बाद जब इंडिया अपने आप को इंडिपेंडेंट करा, तो उस समय इंडिया के पास 28 स्टेट नहीं थे। उस समय इंडिया के पास 8 यूनियन टेरिटरी नहीं थी। उस समय इंडिया के पास थे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट और बहुत सारे प्रोविंसली स्टेट। और मैंने तो शुरुआत की चर्चा में यह डिस्कस करा था कि प्रोविंसली स्टेट और प्रिंसली स्टेट ने मिलकर के इस इंडिया को बनाया था। अब बात ऐसी है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे तो उन सभी प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके स्टेट बनाना था। क्या बनाना था? स्टेट बनाना था। क्यों स्टेट बनाना था? देखो, बात ऐसी होती है ना कि अगर मान के चलो कि फैमिली के अंदर ये मेरा एक रूम है, मेरा एक घर है, उस घर में मेरा एक रूम है, और आज के टाइम पे मान के चलो मेरे फैमिली को लीड करने वाले हैं मेरे दादाजी। अब दादाजी कुछ समय के बाद उनका देहावसान हो गया, यानी वो डेथ करके डेड हो गए, और उनके बाद पिताजी वो सारी बागडोर संभाल रहे हैं। अब घर का मुखिया दूसरा है, घर के पैटर्न्स अलग हो जाएंगे, घर का नेतृत्व करने का तरीका बदल जाएगा। इस कंडीशन पे अगर मेरा रूम मेरा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये संभवतः कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगेगा कि मैं तो इस रूम का मालिक हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आपके रूम में 4 कमरे हैं, उन 4 कमरों में से आपने एक कमरा रखा हुआ है अपने नाम से कि ये मैं इसको यूज करता हूं, मैं इसमें रहता हूं। अब अगर लंबे टाइम तक आप उस रूम के अंदर रहेंगे
तो ऑटोमेटिकली एक फीलिंग डेवलप हो जाएगा कि ये रूम तो भैया मेरा है और इसे कोई अब ले नहीं सकता। अब सिचुएशन को इस हिसाब से मेंटेन करने के लिए सबसे पहला काम हमारे इंडियन लीडर्स ने किया, और वो काम ये था कि उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसली स्टेट की जो बाउंड्री थी उसको उन्होंने बिगाड़ दिया, और बिगाड़ करके उन्होंने एक बड़े बड़े स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया। क्योंकि जब स्टेट नया होगा तो बाउंड्री नहीं होगी, जब बाउंड्री नहीं होगी तो हर एडमिनिस्ट्रेशन नया होगा, जब हर एडमिनिस्ट्रेशन नया होगा तो लोगों को उससे फॉलो करने में, एप्लीकेट करने में, एग्जीक्यूट करने में एक नयापन रियलाइज होगा, और लोगों को यह गलतफहमी खत्म हो जाएगी कि ये तो मेरा ही है, कल तो हम इसे तोड़ के अपना बना ही लेंगे। समझ पा रहे मेरी बात? तो सबसे पहला काम इंडिया के अंदर हुआ वो ये हुआ कि स्टेट फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। हर स्टेट की एक बाउंड्री डिसाइड की जाने लगी, यानी हर स्टेट का बाउंड्री नया तरीके से वापस से गठन हुआ 1947 के अंदर। आपने चर्चा में बहुत सुना होगा और आप आगे पढ़ेंगे भी कि हैदराबाद, जूनागढ़, श्रीनगर, इन सभी स्टेट को यूनाइट करने में हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कभी समय मिला और चर्चा हुआ तो मैं इसके ऊपर भी जरूर चर्चा करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे करके इंडिया को यूनाइट किया, कौन कौन सी ऐसी तिकड़म और गेम खेला जिससे सारा का सारा कंट्री जो है आज के टाइम पे इतना बड़ा भूभाग के रूप में एक देश के फॉर्म में इकट्ठा है, यूनाइट है और कलेक्टिव है। तो भैया हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली बात तो ये किया गया कि हम लोगों ने फेडरलिज्म को अनाउंस नहीं किया, क्योंकि अगर हम अनाउंस कर देते तो इंडिया के अंदर कंट्रोवर्सी हो जाती। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने इंडिया को साइलेंटली प्रिंसिपल के थ्रू एप्लीकेट किया, और सबसे जो पहला बेस था वो ये था लिंग्विस्टिक स्टेट। क्या बेस था? लिंग्विस्टिक स्टेट। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने चर्चा किया कि स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे प्रिंसली और प्रोविंसली स्टेट को मिलाकर के बनाया गया एक नॉर्मल स्टेट। उस स्टेट को बनाने का बेस क्या था? अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? उस स्टेट को बनाने का जो सबसे सामान्य और सबसे साधारण सा बेस था वो था लैंग्वेज। क्या था? लैंग्वेज था। लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर कोई राज्य, जैसे कि मान के चलिए इंडिया के अंदर एक राज्य है जहां पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज? अब जिस जगह पे तमिल बोलने वाले लोग ज्यादा थे उस एरिया को एक राज्य बना दिया गया जहां आज तमिलनाडु है। जिस राज्य में मराठी बोलने वाले ज्यादा थे उस राज्य को महाराष्ट्र बना दिया गया। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिस राज्य में गुजराती बोलने वाले ज्यादा थे वहां को गुजरात बना दिया गया। क्या बना दिया गया? यानी मैक्सिमम स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो लैंग्वेज के बेसिस पे कर दिया गया। और एक मजे की बात बताऊं आपको, जितने पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम के, उन्होंने अपने मन में जब ये फॉर्मेशन कर रहे थे तो एक बड़ी दुविधा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लैंग्वेज के बेस पे तो स्टेट बना दे, लेकिन ये लैंग्वेज जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, आपस में झगड़ जाए, विरोध हो जाए। क्योंकि होगा क्या कि जब एक सामान्य हिंदी बोलने वाला आदमी तमिल एरिया में जाएगा तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को तो समझ ही नहीं पाएगा, वहां की व्यवस्थाओं को तो समझ ही नहीं पाएगा। और फेडरलिज्म में तो हम पढ़ रहे हैं स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बारे में। अगर कोई राज्य तमिल लैंग्वेज को बोलता है, वहां का सारा काम तमिल लैंग्वेज में होता है और सेंटर का सारा काम इंग्लिश या हिंदी में होता है, तो ये दो डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करने वाले लोगों के बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर कोई राज्य है जो गुजराती लैंग्वेज यूज करता है, अगर कोई राज्य है जो मराठी लैंग्वेज यूज करता है, और ऐसे सेंटर जहां पे हिंदी बोली जाती है, क्या इन दोनों के बीच में आपको लगता है कि गठबंधन बन पाएगा? हमारे लीडर्स को बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी इंग्लिश वाले की कभी बन ही ना पाए इन स्टेट से। पंजाब में पंजाबी बोली जा रही है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जा रही है, अब असम में असामी बोली जा रही है। ये सारा बात ना बड़े टेंशन का सब्जेक्ट था। लेकिन मैं इस मामले में अपने लीडर्स की बड़ी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, बहुत करेजियस डिसीजन लिया और उन्होंने इसे इंप्लीमेंट होने दिया, इसे इंपोज होने दिया। उन्होंने इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं करी कि आने वाले टाइम में कैसे विवाद होंगे।
इस चीज को उन्होंने पूरी तरह से कंडीशनल बना के छोड़ दिया कि आने वाले टाइम में अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है, किसी तरह का विवाद होता है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी उसका फॉर्मेशन उन्होंने लैंग्वेज बेसिस पे किया, उन्होंने कल्चर बेसिस पे किया, उन्होंने इथिकल फ्रीडम के हिसाब से उन्होंने डिसाइड करा। तो लिंग्विस्टिक स्टेट के अंदर ना अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उसका बेस जो था वो लैंग्वेज था। क्या था? लैंग्वेज था। और मजे की बात तो इसमें यह है बच्चों कि आने वाले टाइम में आज तक टिल नाउ कोई कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर हुई ही नहीं। जैसे श्रीलंका के अंदर हुई, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर हुई कि वहां पे दो लैंग्वेज बोलने वाले आपस में बहुत तगड़ा भिड़ंत कर लिए, बहुत तगड़ी लड़ाई कर लिए। लेकिन मजे की बात है कि इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट बने, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनको फ्रीडम मिल गया अपने लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने का, और सेंटर को फ्रीडम मिल गया अपनी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने का। और दोनों जगह के जो लीडर थे वो इतने समझदार थे और इतने अच्छे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोऑपरेटिव, सहयोग करने वाला, इतने कोऑपरेटिव निकले वो कि इन दोनों की कोऑपरेशन की वजह से इंडिया में आज तक लिंग्विस्टिक स्टेट के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। बहुत मजे की बात है ना, बहुत मजे की बात। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में आपको समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं कि स्टेट फॉर्मेशन का जो दूसरा बेस था वो लैंग्वेज बेस था। अब बोलोगे सर ये दो बात तो आप एक ही कह रहे हैं, पहला आपने बोला लिंग्विस्टिक स्टेट और दूसरा बोला लैंग्वेज स्टेट। काका लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में तो मैंने बता दिया, अब लैंग्वेज स्टेट के बारे में बात करते हैं। देखो 1965 से पहले इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था वो इंग्लिश हुआ करता था। मैंने ये नहीं बोला कि मदर लैंग्वेज, इंडिया के अंदर कोई भी मातृभाषा जैसा वर्ड, मातृभाषा हो सकता है लेकिन नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई वर्ड नहीं है। आई रिपीट, मातृभाषा जैसा सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश भी नेशनल लैंग्वेज नहीं हुआ करता था, इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी इंडिया के अंदर जो भी ऑफिशियल काम होते थे वो अंग्रेजी के अंदर होते थे। 1965 में इस अंग्रेजी को इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया, यानी बोला गया कि अब इंग्लिश जो है वो फर्दर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज नहीं होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उस टाइम पे दो तरह का इंडिया डिवाइड हो गया, यानी अपने विचारों को लेकर के, अपने थॉट को लेकर के इंडिया टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। कुछ लोग जो नॉर्थ इंडियन थे उनका कहना था कि अच्छी बात है, इंग्लिश के जगह पे हिंदी को इंपोज कर दो, और कुछ लोग जो साउथ इंडिया के थे उन लोगों का मानना था कि इंडिया के अंदर इंग्लिश के यूज को बनाए रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, उससे चेंज नहीं करना चाहिए। अब सोचो, जिस बात का डर लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्मेशन में था वो यहां दिख रहा था। यहां पे कुछ कह रहे हैं कि अंग्रेजी को बनाओ, कुछ कह रहे थे हटाओ। हमारे लीडर्स ने फिर बहुत अच्छा गेम खेला, उन्होंने बोला कि हम इंडिया के अंदर क्या करेंगे, एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हमारा ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों की बातें रख ली। इंडिया ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी ऑफिशियल काम होंगे उसमें अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होगा और हिंदी भाषा का भी प्रयोग होगा। एक और मजे की बात बताता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट के लेवल पे इंडिया के अंदर 22 लैंग्वेजेस को परमिशन मिल गई यूज करने की। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपको करना एक छोटा सा काम है, वो इस वीडियो के कमेंट में जाना है और उन सारे स्टेट का नाम लिखना। आपके बुक में ये बात दी गई है और बहुत क्लैरिटी के साथ दी गई है, आपको आज थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आप अपने घर में जहां पे भी बैठे हैं वहां पे एक कॉपी निकालिए और उस कॉपी के ऊपर लिखिए कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी 22 भाषा बोली जाती है और किन किन 22 भाषा को 22 अमेंडमेंट में ऐड करके रखा गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का करना, मम्मी कसम की बात है। अगर नहीं किए तो फिर समझ लेना गोली मार दिया जाएगा बिना पूछे। अगली बात करते हैं। अब देखो, लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स थी वो दोनों बेसिस पे हम लोगों ने सॉर्ट कर दी। स्टेट लेवल पे हमने ऐसे स्टेट बना दिए जहां पे उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज किया जाता था। लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर हमने ऐड कर दिया 22 लैंग्वेजेस को और साथ में हमने इंग्लिश हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना अभी तक यही है कि उस कंडीशन पे साउथ इंडियन की बात को थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिल गया था, यानी उनके इंग्लिश को यूज को सस्टेन करना, मेंटेन करना या कंटिन्यू करना थोड़ी उनकी प्रायोरिटी ज्यादा चली गई थी।
लेकिन कभी कभी ये बात होती है कि हम लोग किसी चीज को प्रायोरिटी ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि आज का टाइम ना ग्लोबलाइजेशन का है, हमको वर्ल्ड तक कनेक्ट करना है। अगर हम ऑफिशियली अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश नहीं बनाएंगे हमें बड़ा मुश्किल आएगा। आप चाइना को देख लो, चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज है और वो अपने आप को ग्लोबलाइजेशन में तो बहुत अच्छा से परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज की कनेक्टिविटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनती है। कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बिजनेसमैन वहां जाने से पहले इसलिए घबराता है क्योंकि वहां की लैंग्वेज उसके बियर से या उसके समझ से बहुत परे है। अगर वही लैंग्वेज इंग्लिश होती और वही दुबई जैसा इन्वायरमेंट होता तो फिर बात ही कुछ और होती है कि नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म की प्रैक्टिस की जो आखिरी कड़ी है उसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और आपको एक कहानी खत्म करूंगा। छोटी सी स्टोरी ये है कि जिस वक्त इंडिया आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम तैयार किया, उस टाइम पे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम कांग्रेस था। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, इकलौती नेशनल पार्टी, सबसे बड़े लोगों की सदस्यता वाली पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। और जब पूरे देश में एक ही पार्टी हो, ऑपोजिशन में कोई हो ही ना, तो तुम ही मन से बताओ क्या वो फेडरलिज्म को, क्या वो प्रॉपर डेमोक्रेसी को फॉलो करेगी? बिल्कुल नहीं। 1990s के लगभग में इंडिया के अंदर रीजनल पार्टी डेवलप होना शुरू हुई। कौन सी पार्टी? रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी का मतलब होता है ना लोकल पार्टी। जैसे अपने यहां देखो, अपने रीजनल पार्टी के तौर पे आरजेडी है, जेडीयू है, लोजपा है। हालांकि लोजपा तो बड़े लेवल पे चले गया अभी, लेकिन लोजपा है। अभी वो एक नया पार्टी बना हुआ है जो प्रशांत किशोर की पार्टी है। कौन सी? जनसुराज पार्टी जो है। अब ये सारी की सारी पार्टी ना स्पेशल किसी स्टेट के अंदर सिमट के है। दिल्ली के अंदर चले जाओ तो आम आदमी पार्टी है। अगर आप वहां पे जाओगे तो भाजपा एक बड़ी पार्टी है जो कि एक रीजनल पार्टी का पार्ट नहीं बनती है। आप अगर मणिपुर में जाएंगे, आप अगर बंगाल में जाएंगे तो तृणमूल कांग्रेस है। अगर आप चले जाएंगे शिवसेना की बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर तो वहां शिवसेना मिल जाएगी। ये सारी की सारी छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग जगह पे आती है। रीजनल पार्टियों में फायदा ये हुआ कि रीजनल पार्टियां क्या थी? लोकल एरिया से आ रही थी। और 1990 से पहले जितनी गवर्नमेंट थी वो सारी की सारी इंडिविजुअल सरकार बना रही थी, यानी किसी को उनकी हेल्प की जरूरत नहीं थी। और जब हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही थी तो वो लगभग फेडरलिज्म के कभी कभी अगेंस्ट चली जा रही थी। लेकिन 1990 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो सारी की सारी कोएलिशन से गवर्नमेंट फॉर्म हुई। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। क्या होता है? अच्छा, गठबंधन का मतलब तो आपको बिहार वाले हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको ये बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी कि गठबंधन क्या होता है। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी देख लो, सबसे कम सीटें जीतते हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको हेल्प चाहिए किसकी? या तो बीजेपी वाली पार्टी की, हम करके एक पार्टी है जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनकी चाहिए। लोजपा की सपोर्ट चाहिए उन्हें। इन सभी के अलावा रालोसपा का सपोर्ट मिल रहा था कुछ समय पहले, है कि नहीं? बहुत सारी पार्टियां मिलकर के एक गवर्नमेंट बना पा रही थी। उससे पहले अभी आपने थोड़े दिन पहले की बात होगी, आरजेडी साथ में थी जेडीयू के, तो भाकपा माले साथ में थी, कांग्रेस साथ में थी। बहुत सारी पार्टियां लोकल लेवल पे मिलकर के ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी। अब अगर मान के चलो कि नीतीश चाचा को कोई मन हो कि हमें ये डिसीजन जो है वो डिक्टेटरशिप के थ्रू ले लेना है, तो क्या वो ले पाएंगे? ये जो बाकी के बैठे हुए चाचा लोग हैं जो साइड में बैठे हैं, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनको लेने देंगे? कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट कोएलिशन के थ्रू बनेगी, गठबंधन के थ्रू बनेगी, सपोर्ट रीजनल गवर्नमेंट के या रीजनल पार्टी के सपोर्ट से बनेगी, तो आदमी को इंडिपेंडेंट होना या इंडिविजुअली किसी चीज को डिसाइड करने की कोई परमिशन नहीं रहेगी। अरे सिंपल सी बात है यार, मैं क्लास का मॉनिटर हूं और मैं फुल्ली इलेक्ट होकर के आया हूं, पूर्ण बहुमत मुझे मिला हुआ, फुल सपोर्ट है मेरा, तो मैं जैसा मर्जी वैसा करूं। और मुझे बनाने वाले मेरे 5 दोस्तों ने हेल्प किया हो, तो जैसे फ्रेंड बोलेंगे क्या मुझे वैसी कठपुतली की तरह नाचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कायदे की बात है, सबको समझ में आ रही होगी।
सेंटर स्टेट रिलीजन के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा कि जब से रीजनल पार्टीज आने लगी और जब से कोalition का गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ, तब से क्या होना शुरू हुआ कि सारी लोकल लोगों की बातों को सेंटर ने मानना शुरू किया और सेंटर की बातों को लोकल लेवल तक पहुंचाना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो गया। और इससे क्या हुआ कि इंडिया में फेडरलिज्म को एक बहुत बल मिला, ताकत मिला, और इससे फेडरलिज्म इंडिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंटली ग्रो किया, डेवलप किया और बहुत ही अच्छा विकास हुआ इसका। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज ये टॉपिक मैंने ना इसी छोटे से टर्म के अंदर आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसके आगे की कहानी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जो बात करनी होगी, मैं अगले वीडियो का सहारा लूंगा। इस वीडियो में उसको कंटिन्यू नहीं करने वाला हूं। वीडियो छोटा ही रखना है, ऐसा मुझे इंस्ट्रक्शन है आदेश है। इस हिसाब से वीडियो अभी तक की जितनी मैंने बताई आपको उम्मीदतन ये समझ में आई होगी। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि जो भी बच्चे क्लास 10th के अंदर पढ़ रहे हैं और जो भी बच्चे मेरे से क्लास कर रहे हैं, उन्हें अपने क्लास को कंटिन्यू करने के बाद अपनी एनसीईआरटी बुक का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। आई एम नॉट अ मिरेकल, आई एम नॉट अ भाई ऑफ गॉड। You have to do something for your examination. If you want to score good marks in examination, you have to read your book. You have to learn something from your book. You have to make notes by yourself. और एक बात तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऑफलाइन के अंदर तो बच्चे फिर भी मैं डांट डपट के पढ़ा लेता हूं। ऑनलाइन के अंदर आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ चलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे और किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ना है। उम्मीद है आपको इन बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई होगी तो कमेंट के थ्रू या फिजिकल जब भी मैं आपसे मिलूं या जिस भी तरीके से मैं आप मुझसे संपर्क कर पाए, संपर्क करने की कोशिश करें और मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और साथ ही साथ मेहनत में कोई कमी और कसर ना छोड़ें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। मैं छोटे छोटे क्लिप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए मन लगा के, क्योंकि आज जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, इस समय ही आपका भी रिजल्ट आया होगा और आपके भी हाथ में होगा। आपके 1 महीने और बीते कितने सालों का संघर्ष और उम्मीद और इंतजार खत्म हो चुका होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी रिजल्ट जो है वो उन बच्चों की तरह हो जो जिनके रिजल्ट से वो बच्चे संतुष्ट ना हैं। धन्यवाद। मेहनत करते रहिए। आशा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।